नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि 4-5 साल के बाद हमारे देश के तमाम राज्यों में सिर्फ एक पार्टी की सरकार बनेगी? वैसे केंद्र में भी बीजेपी का वर्चस्व है, लेकिन अलग अलग राज्यों में कई जगहों पर कई क्षेत्रीय पार्टियां काफी एक्टिव मोड में दिखती है, काफी सक्रिय दिखती है और बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने पेश वो करती रही है। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि इस तरह की चुनौतियां अब क्षेत्रीय पार्टियों से आने वाले समय में, आने वाले सालों में मिलना लगभग असंभव हो जाएगा। बिहार चुनाव में जिस तरह से प्रचंड जीत मिली, प्रचंड है ना, प्रचंड वोट जनता की तरफ से बीजेपी और उसके अलायंस को मिला, एनडीए को मिला, उससे तो यही लगता है कि बीजेपी अपने लक्ष्य को पूरा करने की तरफ लगभग 75 से 80% तो आगे बढ़ चुकी है। 10-15 साल पहले बीजेपी की तरफ से जो पौधा रोपा गया, उस पौधे को अब आप वृक्ष की तरह देख सकते हैं, जहां से फसल या फल पाने का जो एक बीजेपी की तरफ से जो रखा गया था लक्ष्य, वो अब मिलता हुआ दिख रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल क्या लक्ष्य है, क्या मकसद है बीजेपी का, और उस मकसद में बीजेपी किस तरह से सफल होती दिख रही है। लेकिन इस बात को भी समझना काफी जरूरी है कि बीजेपी के बारे में इतनी चर्चा अचानक से क्यों होने लगी है। बिहार चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने सीधे तौर पर कहा, ऐलान कर दिया कि बिहार के बाद अब बंगाल जीतेंगे। बंगाल में ब्रिगेड मैदान पर बाबा बागेश्वर का जो कथा वाचन का प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में जो आए लोगों की भीड़ थी, उसे देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अपनी रणनीति में पूरी तरह सफल होती दिखे। 5 से 10 लाख लोगों का जुटना, आप समझ सकते हैं कितनी कितनी बड़ी ताकत के तौर पर, कितनी बड़ी ताकत के तौर पर ब्रिगेड मैदान में पश्चिम बंगाल की हिंदुओं की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन दिखाया गया। ये सिर्फ 5-10 लाख लोग नहीं, बल्कि 5-10 लाख परिवार हैं जो बाबा बागेश्वर की कथा वाचन में आए और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल के हिंदू अब जाग गए हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की तरफ से तमाम तरह की जो रोक टोक हुआ करते हैं हिंदू फेस्टिवल को लेकर, या फिर तुष्टीकरण की जो राजनीति टीएमसी की तरफ से अपनाई जाती रही है सालों से, उसका पूरी तरह से विरोध अब वहां के हिंदू समाज की तरफ से होने लगा है। और ब्रिगेड मैदान में ये चीजें सीधे तौर पर, अप्रत्यक्ष तौर पर भी अब नहीं कहा जा सकता, बल्कि प्रत्यक्ष तौर पर हिंदू समाज की तरफ से टीएमसी को दिखाने की कोशिश हुई है कि हम आपकी नीतियों से नाराज हैं। आप समझिए इस बात को कि बीजेपी अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर रही है। बीजेपी का लक्ष्य है, 2-3 तरह का लक्ष्य है। पहला तो पार्टी और संगठन को काफी मजबूत रखना है। दूसरा लक्ष्य है कि अब कभी हारना ही नहीं है। अब कभी बिहार चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने तय कर लिया कि अब हारना ही नहीं है। और तीसरा जो सबसे बड़ा लक्ष्य है बीजेपी का, कि अलायंस के साथ नहीं, अलायंस के साथ अब सरकार नहीं बनाएंगे, बल्कि अब जहां भी बनाएंगे अपने दम पर, अपने पूरे दमखम के साथ उस राज्यों में भी सरकार बनाएंगे। जैसा कि केंद्र सरकार में भी इस वक्त वैसे कई अलायंस का साथ बीजेपी को मिल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों में जहां जहां भी सरकार बनेगी, अपने दम पर सरकार बनाने की कवायद बीजेपी की तरफ से होगी। हम आगे आपको बताएंगे कि इस पूरे इस मामले में गठबंधन से कैसे मुक्ति पाना चाहती है बीजेपी, इसके पीछे की जो रणनीति है बीजेपी की वो क्या है। लेकिन थोड़ा सा समझिए कि गठबंधन में जो जो पार्टियां बीजेपी के साथ रही है, उसका हश्र क्या हुआ है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इसके बावजूद बीजेपी भले ही सभी राज्यों में अपने दमखम पर सरकार बना लेगी, लेकिन इसके बावजूद एक पार्टी ऐसी रहेगी जो आखिरी तक जिंदा रहेगी। वो पार्टी कौन सी है हम आपको बताएंगे। लेकिन हश्र क्या क्या हुआ जो गठबंधन से, या मनमुटाव जो बीजेपी के साथ कई पार्टियों की हुई, तो क्या हश्र हुआ है देखिए। अगर हम दुष्यंत चौटाला की बात करें, हरियाणा में इनका अलग तरह का रौला था, बीजेपी के साथ इनका गठबंधन भी था। लेकिन दुष्यंत चौटाला का जब बीजेपी के साथ अनबन हुआ, पार्टी से है ना, गठबंधन से जब दोनों अलग हुए, तो आज दुष्यंत चौटाला कहाँ हैं, किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, हरियाणा में इनका क्या प्रभाव है, कोई नहीं जानता, कोई बातचीत भी नहीं करता। और हरियाणा में आज बीजेपी की सरकार वहां पर बहुत ही दमखम के साथ चल रही है। इस बात को समझना काफी जरूरी है। अब देखिए पंजाब आ जाइए। पंजाब में अकाली दल और बादल परिवार का रौला हुआ करता था। अकाली दल और कांग्रेस के बीच में ही असली मुकाबला हुआ करता था। अकाली दल, फिर बीजेपी के साथ अकाली और बीजेपी का गठबंधन हुआ, फिर अनबन हुआ, अकाली दल
निकल गई। और आज की तारीख में अकाली दल का क्या हश्र है पंजाब में, आप देख सकते हैं। बादल परिवार की शक्ति जो है, राजनीतिक शक्ति कमजोर हो चुकी है। अब अगर पंजाब की बात करें तो वहां पर अकाली दल से ज्यादा अगर किसी की चर्चा होती है तो है बीजेपी। आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर भले ही हो, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी की चर्चा वहां पर ज्यादा होती है। और बीजेपी संगठनात्मक तौर पर पंजाब में इस वक्त ज्यादा ताकतवर नजर आ रही है अकाली दल से। तो पंजाब में भले ही सरकार अभी बीजेपी की नहीं बन रही हो, लेकिन संगठन का विस्तार, उसकी मजबूती लगातार बीजेपी की तरफ से दी जा रही है। कुछ और स्टेट की हम आपको बात बताते हैं। जैसे अब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जहां पर पीडीपी भी बीजेपी के गठबंधन में कभी रही, लेकिन जब पीडीपी इस गठबंधन से, बीजेपी गठबंधन से, एनडीए से जब बाहर निकली, तो आज पीडीपी का क्या हाल है, महबूबा मुफ्ती का क्या हाल है। पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि महबूबा मुफ्ती एक राजनीतिक कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत सांस लेने के लायक रह गए। जम्मू कश्मीर में या फिर जनता के ऊपर उनकी पकड़ कुछ भी नहीं है। और जम्मू कश्मीर में ज्यादा ताकतवर पीडीपी से बीजेपी हो चुकी है, तो उनकी भी इस तरह से मामला गड़बड़ हो चुका है। अब देखिए इस पूरे मामले को लेकर कि गठबंधन के अलावा गठबंधन से मुक्ति क्यों चाहती है बीजेपी। दरअसल बीजेपी को हमेशा से लगता रहा है कि गठबंधन से ज्यादा अच्छा है कि बीजेपी की जो ताकत बढ़ी है, इस ताकत का विस्तार किया जाए और अपने दम खम के आधार पर हर राज्य में उसकी सरकार बने। अब इस चीज को कैसे प्राप्त करेगी, हासिल करेगी, तो माना जा रहा है कि इसकी शुरुआत जो है महाराष्ट्र से बीजेपी की हो सकती है। महाराष्ट्र में जैसा कि एक बात वहां पर आप देखे होंगे कि शिवसेना का क्या रौला हुआ करता था। बाला साहेब ठाकरे और बीजेपी के बीच में एक अलग तरह का बॉन्ड था, लेकिन वो बॉन्ड जब खत्म हुआ, जब उद्धव ठाकरे आए तो ये बॉन्ड खत्म हुआ। सियासी लालसा उनकी बढ़ी और बीजेपी को दरकिनार करके खुद सरकार बनाने की है ना, खुद सरकार उन्होंने बना ली, बीजेपी को साइडलाइन कर दिया गया। लेकिन आज देखिए बीजेपी से अलग होकर, एनडीए से अलग होकर उद्धव ठाकरे का क्या हाल है महाराष्ट्र में, है ना। शिवसेना खत्म हो चुकी है, लड़ाइयां हो रही कि कौन असली है कौन नकली है, लेकिन एकनाथ शिंदे अब शिवसेना के नेता के तौर पर माने जाते हैं वहां पर। उद्धव ठाकरे की राजनीति कमजोर हो गई, वो जिस तरह की राजनीति करते हुए नजर आए वो कर नहीं पाए। तो एकनाथ शिंदे अब शिवसेना पर पूरी तरह से उनका एक तरह से कब्जा है और बीजेपी के साथ उनका गठबंधन है। लेकिन बीजेपी अब चाहती ही नहीं है कि किसी तरह का कोई गठबंधन हो, किसी तरह का कोई सहयोग किसी दूसरी पार्टियों से लिया जाए, अब सरकार बनाया जाए। और इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हो सकती है 2029 में। ऐसा दावा किया जा रहा है कि बीजेपी अपने अकेले दम पर महाराष्ट्र का चुनाव लड़ेगी। ना तो उनको अजीत पवार चाहिए, ना एकनाथ शिंदे चाहिए, बल्कि बीजेपी अपने दम खम के आधार पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। और इसका प्रयोग बीजेपी की तरफ से आने वाले जो निकाय चुनाव हैं उसमें बीजेपी की तरफ से किया जा सकता है। निकाय चुनाव में किसी के साथ कोई गठबंधन करने का इरादा बीजेपी का नहीं है और इस तरह के संकेत आ रहे हैं कि अकेले दम पर महाराष्ट्र में निकाय चुनाव बीजेपी लड़ेगी। और अगर ये प्रयोग पूरी तरह से सटीक साबित हुआ तो मानकर चलें कि 2029 का जो चुनाव है महाराष्ट्र के अंदर वो अपने दम खम पर लड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में जिस तरह के समीकरण बनते दिख रहे हैं तमाम दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों की, उससे कहीं ज्यादा मजबूती बीजेपी की इस वक्त दिख रही है। सिर्फ महाराष्ट्र की बात ही नहीं, बल्कि अगर और दूसरे राज्यों की बात करें जहां पर बीजेपी इस वक्त है नहीं या फिर बीजेपी कमजोर अवस्था में पड़ी हुई है, वहां पर भी बीजेपी की जो रणनीति थी कि किस तरह से वहां पर बीजेपी को आगे बढ़ाना है, वो पौधा भी अब वृक्ष बन चुका है। तमिलनाडु की बात करते हैं, है ना, डीएमके, एआईडीएमके तो कब का खत्म हो चुकी, बहुत ज्यादा उसका असर रहा नहीं। अब डीएमके दरअसल सबसे मजबूत पार्टी है, लेकिन डीएमके 2026 के चुनाव में हो सकता है बहुत ही कमजोर साबित हो और बीजेपी हो सकता है काफी मजबूत दिखे। हो सकता है इस तरह की संभावना हो सकती है कि 2026 में बीजेपी तमिलनाडु में बहुत मजबूत स्थिति में ना दिखे, लेकिन अगले चुनाव यानी कि 2031 के चुनाव में यह तय माना जा रहा है कि वहां पर बीजेपी की सरकार बन सकती है। यानी कि पौधा जो रोपा गया था वो वृक्ष बनकर तमिलनाडु में तैयार हो जाएगा 4-5 साल के अंदर। इसके बाद अगर कर्नाटका की बात करते हैं तो कर्नाटक में जेडीएस की बड़ी बहुत
अगर क्षेत्रीय दलों की बात करें तो उसमें काफी ताकतवर पार्टी के तौर पर मानी जाती थी जेडीएस। लेकिन आज की तारीख में कर्नाटक में, पिछले चुनाव को अगर छोड़ दिया जाए तो आज की तारीख में कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही मुख्य मुकाबला होना तय माना जा रहा है। वोक्कालिगा समाज का बड़ा प्रभाव जेडीएस के ऊपर हुआ करता है, लेकिन वोक्कालिगा समाज से भी कई नेताओं को बीजेपी ने लाकर खड़ा कर दिया और बड़ा दांव रचा है। और इस बड़े दांव की वजह से कर्नाटक के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला रह जाएगा अगले चुनाव में। जेडीएस कमजोर हो चुकी है, जेडीएस की ताकत वहां पर घट चुकी है। इसलिए कहा जा रहा है कि एक अलग तरह का प्रयोगशाला, एक अलग तरह की एक रणनीति पर बीजेपी इस वक्त काम कर रही है अलग अलग राज्यों में, और उसकी फसल बीजेपी लगातार काट रही है। लेकिन इन सब के बीच एक पार्टी ऐसी है जिसके बारे में हम आपको बता भी रहे थे कि एक पार्टी ऐसी है जो बीजेपी के साथ हमेशा जिंदा रहेगी। भले एनडीए के साथ कभी अलग हो जाए या फिर साथ रहे, लेकिन वो हमेशा एक्टिव रहेगी, हमेशा मतलब उस पार्टी की बात अगर करें तो जनता दल यूनाइटेड है। नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का जो पीएम नरेंद्र मोदी का जो बॉन्ड है वो अलग तरह का है। दरअसल यहां पर इस बात को समझना काफी जरूरी है कि कई राजनीतिक पार्टियां, खासतौर पर अगर बीजेपी की बात करें तो कई सहयोगी पार्टियों को अपने साथ वो रखना चाहती है, और उसमें सबसे पहले नंबर पर जनता दल यूनाइटेड है। क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता है कि हमारा जो वोट बैंक है वही जनता दल यूनाइटेड का भी है, तो हम इसे अलग थलग खुद से नहीं कर सकते हैं, हम उसे समाहित कर सकते हैं। तो आने वाले समय में जनता दल यूनाइटेड का वजूद तो रहेगा, लेकिन एक तरह से बीजेपी उसे अपने में समाहित कर लेगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जनता दल यूनाइटेड इसके बावजूद एक्टिव रहेगी, जिंदा रहेगी। लेकिन बाकी जो सहयोगी पार्टियां हैं कुछ तो खत्म हो चुकी हैं, और कुछ जो जुड़ी हुई हैं उनका वजूद आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। और इससे एक बड़ा इशारा ये जाता है कि बीजेपी जो इतनी बड़ी पार्टी है, गठबंधन में एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बाकी जो सहयोगी पार्टियां हैं कभी भी इस बात को ना भूलें कि बीजेपी सबसे बड़े भाई के तौर पर है, और उनकी हैसियत, उनकी औकात यानी बीजेपी की ज्यादा है। तो जब छोटी पार्टियां कुछ ज्यादा डिमांड करने लगती है या फिर ज्यादा बड़ा समझने लगती है, तो उसका हश्र कुछ उसी तरह से होता है जैसे कि अकाली दल का हुआ, जैसे शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली जो पार्टी है उसका हुआ, है ना। जिस तरह से बाकी अगर दुष्यंत चौटाला की पार्टी की बात करें तो उसका हुआ। बाकी कई ऐसी छोटे जो पार्टियां हैं जो कि एनडीए के साथ रही, और जब उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी, बीजेपी से भी जब ज्यादा महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी, तो उन्हें उनकी जमीन पर एक तरह से लाया गया कि भाई आपकी हैसियत यहां पर है, आपकी औकात इतनी है। तो जिस पौधे को रोपा गया था बीजेपी की तरफ से वो पौधा बड़ा हो चुका है, वृक्ष बन चुका है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि 4-5 साल के बाद कुछ इस तरह के हालात नजर आ रहे हैं कि भारत के तमाम राज्यों में सिर्फ बीजेपी की ही सरकार बनेगी, और वो भी अपने दम पर, अकेले दम पर। हो सकता है कि एक दो जगह सहयोगी पार्टियों की जरूरत उसे पड़े, लेकिन जिस रणनीति के साथ इस वक्त बीजेपी बढ़ रही है, ये कहना बहुत ही आसान सा लग रहा है कि बीजेपी को चुनौती देने वाली पार्टी कोई बचे ही नहीं। कांग्रेस जो देती रही है, लेकिन कांग्रेस की हालत आप देख सकते हैं बिहार के चुनाव में किस तरह की स्थिति रही। जिस पार्टी के साथ उसका अलायंस होता है उसी पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान हो जाता है। खुद तो नुकसान होता ही है कांग्रेस पार्टी को, दूसरे पार्टी को भी नुकसान पहुंचाने का बड़ा काम करती रही है। एक बात और जो मैं कहना चाहता हूं कि बिहार जीतने के बाद बंगाल पर बीजेपी का इस बार बड़ा दांव है, और सीधे तौर पर बीजेपी कह रही है कि बंगाल तो इस बार जीत कर दिखाएंगे। 160 से ज्यादा सीटों का लक्ष्य रखा गया है। तो सवाल है कि पश्चिम बंगाल चुनाव को बीजेपी जीतेगी कैसे। देखिए कई तरह के प्रयोग वहां पर चल रहे हैं। हाल में भी अगर ब्रिगेड मैदान पर बाबा बागेश्वर के कथावाचन को देखें, 5 से 10 लाख वहां पर जुटे, और बेशक वो तमाम जो जुटने वाले लोग थे वो हिंदू समाज से आते हैं। और पश्चिम बंगाल में यही लड़ाई भी है। पश्चिम बंगाल में एक बड़ा तबका इस बात को मानता है कि वहां पर घुसपैठिए हैं, भारी संख्या में है, जिसके दम पर टीएमसी की सरकार वहां पर बनती रही है। और एक वर्ग ऐसा मानता है कि टीएमसी जो है सिर्फ मुसलमानों को
मुसलमानों की तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है और मुसलमान को खुश करने के लिए हिंदुओं के पर्व त्योहारों पर ज्यादा रोका टोकी करती है। अब इसीलिए कहा जा रहा है कि वहां के हिंदू जाग गए, वहां के हिंदुओं की आत्मा जाग गई। बाबा बागेश्वर ने इस काम को और बखूबी से किया। जब ब्रिगेड मैदान पर आए और बाकायदा जब वहां पर शंखनाद हुआ, जिस तरह से जय श्री राम के नारे लगा रहे थे लोग, तो ये जो 5-10 लाख लोग वहां पर जुटे थे, इनकी संख्या भले ही आपको ऐसा लगता है कि 5-10 लाख से क्या होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक मैदान में 5 से 10 लाख हिंदू जुट रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ममता बनर्जी के रहते हुए। और बाबा बागेश्वर ने इस काम को कर दिखाया। और इस बात को समझिए कि 5 से 10 लाख लोग जो वहां पर जुटे, वो सिर्फ 5-10 लाख लोग नहीं है, बल्कि 5-10 लाख परिवार है ना। और हर परिवार में अगर 5-5 लोगों के हिसाब से अगर जोड़ लिया जाए तो कम से कम मिनिमम बन रहा है तो 60 से 70 लाख वोटर्स का इंतजाम हो गया बीजेपी के लिए। लेकिन वहीं अगर टीएमसी की बात करें तो जिस तरह से घुसपैठियों पर बड़ा प्रहार हो रहा है, एसआईआर में उन लोगों के नाम कट रहे हैं, है ना, फर्जी वोटर्स की पहचान हो रही है, तो 50-60 लाख वोटर्स उनके कट रहे हैं। तो एक तरफ बीजेपी की वोटर्स जुड़ रहे हैं जो कि असली है ना, जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, और टीएमसी के जो वोटर्स हैं वो कट रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल के नहीं बल्कि फर्जी हैं, बांग्लादेश या रोहिंग्या से आए हुए हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस बार बहुत ही ऐतिहासिक नतीजा आएगा। और यह ऐतिहासिक नतीजा जिस तरह के लक्ष्य या जानकारों से भी हमारी जब बातचीत हुई तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि 160 का जो लक्ष्य बीजेपी की तरफ से रखा गया, 160 तो बहुत ही कम है। इस बार हो सकता है कि बीजेपी के पक्ष में जिस तरह के समीकरण बनते दिख रहे हैं, जिस तरह से वहां पर हिंदू समाज में एक बड़ी जागृति देखी जा रही है और भारी संख्या में बीजेपी के साथ उन लोगों का जुड़ाव है, उसके आधार पर तो यही लग रहा है कि वहां पर 180 से 200 सीटों तक भी बीजेपी को मिल सकता है। आएगा नहीं आएगा कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये तमाम ऐसी रणनीति है या कह सकते हैं कि एक बड़ा प्लान है बीजेपी का, जो कि सालों से वहां पर बनाया गया था। उसी प्लान के तहत बीजेपी आगे बढ़ रही है। इसलिए बीजेपी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है कि बिहार जीत लिए, अब पश्चिम बंगाल को जीतेंगे। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी कह रही है कि बहुत ही एक मत और पूरे बहुमत के साथ इस वोट को 4-5% वोट का जो कहा जा रहा है कि अगर अधिक पड़ गया तो ये जो आंकड़ा है 160 का, इस आंकड़े को बहुत ही आसानी से बीजेपी हासिल कर सकती है। तो बीजेपी का जो लक्ष्य है आने वाले समय में 4-5 सालों के अंदर, मानकर चलिए 2029 तक सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार आपको दिखेगी। अगर ऐसा संभव हो पाया तो बीजेपी की जो रणनीति है उस रणनीति में समझिए कि बीजेपी कामयाब होती नजर आ रही है। और सभी को यह समझ में आ रहा है, कोई नई बात हमारी तरफ से नहीं कही जा रही है, इस संगठन और पार्टी को बीजेपी कैसे मजबूत कर रही है। और बीजेपी अब चाहती नहीं है कि किसी राज्य का चुनाव हो और वहां पर हार जाए, इसलिए पश्चिम बंगाल के बारे में कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी वहां पर नहीं हारने वाली है। टीएमसी इसलिए परेशान वहां पर नजर आती दिख रही है। और तीसरी जो बात है कि गठबंधन से बीजेपी को मुक्ति अब चाहिए, ताकि एक छत्र राज पूरे देश पर और देश के अलग अलग राज्यों पर बीजेपी का हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं और बीजेपी जिस रणनीति के साथ चल रही है ऐसा कहा जा सकता है। और एक जो आखिरी बात है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की रणनीति और प्रयोगशाला बीजेपी की तरफ से बनाई गई है और उस प्रयोगशाला में जो चीजें प्रयोग की जा रही हैं उसका नतीजा भी बीजेपी के पक्ष में आता हुआ दिख रहा है। और पश्चिम बंगाल के नतीजे पर हम सभी को इंतजार रहेगा, पश्चिम बंगाल का नतीजा। और अगर पश्चिम बंगाल का नतीजा बीजेपी के फेवर में आता है तो मानकर चलें जो बातें हमारी तरफ से की गई हैं, 2029 तक सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी, ये बनकर रहेगी, ये तय हुआ। क्योंकि बीजेपी अपनी रणनीति पर बहुत ही तेजी से और बहुत समझदारी से, बहुत ही आक्रामक भी आपको नहीं दिख रही होगी बीजेपी, लेकिन बहुत समझदारी से और बहुत ही तेजी से बीजेपी अपनी रणनीति पर आगे बढ़ती दिख रही है। आपको क्या लगता है कि इस बार मतलब 4-5 साल के अंदर बीजेपी क्या वाकई में इतनी मजबूत हो जाएगी कि देश के सभी राज्यों में सिर्फ बीजेपी की सरकार दिखेगी, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, कई पार्टियां एक्टिव रहेंगी और बीजेपी को कई राज्यों में चुनौती देती रहेंगी? अगर इस सवाल का जवाब आपके समझ में तमाम इक्वेशन समीकरण को देखते हुए कुछ समझ में आता हो तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय रख सकते हैं। कैसा लगा ये जानकारी जो हमारी तरफ से शेयर की गई? अच्छा लगा हो तो आप तुरंत हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ
आप कुछ बात कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी बात कह सकते हैं। नमस्कार।